दोस्तों नमस्कार। पहले सीबीआई आई, उसके बाद ईडी आया और अब वर्दीधारी पुलिस। पुलिसिया लोकतंत्र का यह अनूठा चेहरा है जो भारत में हर राजनीतिक सत्ता को बेहद पसंद आता है। अगर उसके पास पुलिस की ताकत है, कानून व्यवस्था उसे अपने हिसाब से राज्य में चलानी है, तो फिर भूल जाइए कि भारत के भीतर हर राज्य में एक तरह की कानून व्यवस्था चलेगी। उस राजनीतिक सत्ता की हथेली पर पुलिस जैसे नाचेगी वैसे वो राजनीतिक सत्ता उसे नचाएगी। अपने विरोधियों को लेकर, अपनी आलोचना करने वालों को लेकर, अपने को कटघरे में जो खड़ा करने की ताकत दिखाएगा उसे भी उसकी चौखट पर पहुंचकर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। यहां राज्यों की सीमाएं बंदिश नहीं है। राजनीतिक सत्ताओं की बंदिश अपने तौर पर अलग अलग राज्यों में जरूर होती है। कहीं बीजेपी की सत्ता है, कहीं कांग्रेस की सत्ता है, कहीं छत्रपों की सत्ता है, कहीं कोई दूसरे राजनीतिक दल की सत्ता है, लेकिन हर की इच्छा एक ही है, उसकी सत्ता पर कोई उंगली ना उठाए, कोई सवाल ना पूछे। और अगर कोई गलती से गड़बड़ी हो भी गई और उसने माफी मांग भी ली तो भी हम माफी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि मौजूदा वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता है कि अगर हम कठोर नजर नहीं आए, अगर हमारी पुलिस हरकत में नहीं आई तो फिर राजनीतिक सत्ता किस काम की। और यह सिलसिला बढ़ते बढ़ते उस अभिव्यक्ति की आजादी पर भी सवालिया निशान लगाने पर उतारू है, जहां पर आप सोशल मीडिया के भीतर अगर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं और उसके दायरे में किसी की सोच आ जाती है, किसी की भावनाएं टकरा जाती हैं और वो अगर उस सत्ता के साथ खड़ा है जिसकी भावनाएं उसके साथ जुड़ी है, तो फिर यकीन जानिए आपकी गिरफ्तारी तय है। यहां राज्यों की बंदिश इसलिए नहीं क्योंकि असम से पुलिस चलकर गुजरात पहुंच सकती है और गिरफ्तार कर सकती है। आपको पता भी नहीं होगा दिल्ली में बैठे हुए कि आप जब दरवाजा खोलेंगे तो आपकी चौखट पर पंजाब की पुलिस होगी। आपको यकीन नहीं होगा, कभी राजस्थान की पुलिस, कभी छत्तीसगढ़ की पुलिस उत्तर प्रदेश के दरवाजे पर होगी। आपको बिल्कुल जानकारी नहीं होगी कि आखिर जो आरोप आप पर लगे हैं और जिन आरोपों के दायरे में आपको कटघरे में खड़ा कर कर पुलिसियां बेत चलाई जा रही है, उसमें अदालतें कहां पर हैं। अदालतों तक मामला कब पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, मजिस्ट्रेट ने वारंट कब जारी किया, कैसे किया, जब पुलिस चली तो उसने क्या उस थाने को जानकारी दी जिस राज्य के जिस थाना परिसर में उसे जाकर गिरफ्तार करना है, उस इलाके के डीसीपी को जानकारी दी गई, या फिर सब कुछ संज्ञेय अपराध मान लिया गया कि वो भगोड़ा हो सकता है, वो भाग सकता है। उसके बाद संविधान उसे हक दे देता है कि वह तुरंत गिरफ्तार करे। क्या ऐसी स्थिति इस देश के भीतर में आ गई है? मसला नफरत से आगे का है। मसला उस कानून का है जो संविधान द्वारा संचालित होता है और हर राज्य की राजनीतिक सत्ता जब सत्ता में आती है तो उस संविधान की दुहाई देती है, शपथ लेती है, लेकिन सारी चीजें एक झटके में गायब कैसे हो गई। और तो और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर हर चीज की व्याख्या अभिव्यक्ति को खारिज करते हुए की जा सकती है क्या? ट्विटर अदालत में है क्योंकि उसे लगता है कि उसके यूजर्स पर पाबंदी या बंदिश लगाने की स्थिति में भारत की राजनीतिक सत्ता खड़ी हो गई है राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर। वो चाहता है कि बातचीत हो, वो चाहता है कि आखिर सलाह मशविरा हो, बताया जाए धारा कौन सी है, लेकिन एक ही धारा खींच दी गई, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत आती है। तो आइए जरा इन परिस्थितियों को आज समझ लीजिए। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है एक केस को लेकर। उस केस के हिस्से में यह है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इलाके में पहुंचती है गिरफ्तार करने के लिए एक न्यूज चैनल के एंकर को, क्योंकि जब वो स्क्रीन पर था और जिन शब्दों का इस्तेमाल या फिर जिस नेता के साथ उसने कहानी को रचा वो गलत कहानी थी। उसके बाद मानवीय भूल कह के उसने माफी भी मांग ली, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं है उस राजनीतिक सत्ता के नेताओं को या उस राजनीतिक पार्टी के नेताओं को कि इसे तो सीख देनी होगी। जब उसे सीख देनी होगी तो फिर दूसरी तरफ आखिर वह किसके साथ जुड़ा है, एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो जाती है। यह स्थिति पुलिसिया लोकतंत्र के भीतर के एक ऐसी तानाशाही की है जिसमें आजाद भारत के भीतर आजाद तानाशाही का एक नायाब चेहरा छुपा है। परिस्थितियों के साथ चलते हैं और जरा परखने की कोशिश चलते हैं। जी न्यूज में काम करते हैं रोहित रंजन।
सुप्रीम कोर्ट कल उनके मामले में सुनवाई करने वाला है क्योंकि उन्होंने गुहार लगाई। कई राज्यों में उनके खिलाफ केस है। मसला इतना भर नहीं है। मसला यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और रोहित रंजन जिस न्यूज चैनल में काम करते हैं उसकी पहचान मौजूदा वक्त में दिल्ली की सत्ता यानी मोदी सत्ता यानी बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। जब गिरफ्तारी के लिए उनके दरवाजे पर छत्तीसगढ़ की पुलिस आती है तो वह ट्वीट करते हैं और टैग करते हैं राज्य के मुख्यमंत्री को। बीजेपी का एक नेता उस टैग के साथ उस राज्य के एक दूसरे विधायक से मांगता है मदद और मदद तुरंत मिल जाती है और सक्रिय हो जाती है उत्तर प्रदेश की पुलिस। घंटों बहस चलती है, गिरफ्तारी होने नहीं दी जाती है। तो ऐसे में वह लोग जो चाहते थे कि गिरफ्तारी ना हो वही एक एफआईआर दर्ज करा देते हैं उस एंकर के खिलाफ जिससे उसकी गिरफ्तारी होने से पहले यहीं पर उसकी गिरफ्तारी हो जाए। यानी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है। तो बीजेपी की सत्ता गिरफ्तार करे यह मंजूर, छत्तीसगढ़ की सत्ता गिरफ्तार करे यह मंजूर नहीं। सॉरी, वहां की पुलिस गिरफ्तार करे यह मंजूर नहीं, यहां की पुलिस गिरफ्तार करे यह मंजूर है। कानून एक झटके में दो राजनीतिक दलों में आपको बंटता हुआ नजर आ गया। लेकिन यह कहानी यही नहीं थमती है। इससे पहले जब चले जाइएगा तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, लेकिन दिल्ली पुलिस केंद्र के पास यानी गृह मंत्रालय के पास। तो ऐसे में उस कालखंड में जब दिल्ली में सत्ता थी और पंजाब में चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त जिन जिन लोगों ने जहां जहां निशाना साधा उनकी निशानदेही कर ली गई इस सोच के साथ कल जब सत्ता में आ जाएंगे पंजाब में तब आपको बताएंगे। और हुआ यही, चाहे वो बीजेपी का नेता बग्गा हो, तेजिंदर बग्गा, चाहे कुमार विश्वास हो जो खुद आम आदमी पार्टी से करीब का रिश्ता रखते रहे, और या फिर अलका लांबा हो जो कि आम आदमी पार्टी से भी जुड़ी और कांग्रेस के साथ अभी जुड़ी हुई हैं। उनके दरवाजे पर पुलिस पहुंच गई और गिरफ्तारी को लेकर बात आगे बढ़ गई। मसला इतना भर होता तो भी ठीक था। पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा आता है, यहां से तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी होती है। इसके साथ एक नवीन जिंदल के दरवाजे पर भी पंजाब पुलिस पहुंची थी, यह भी बीजेपी के नेता उस समय थे, अब तो बर्खास्त किए जा चुके हैं, जो पूरा धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ का मामला आया है और इनको फ्रिंज एलिमेंट कहा गया है, उनको अब हटा दिया गया। लेकिन हरियाणा की पुलिस पंजाब पुलिस को रोकती है। हरियाणा में बीजेपी की सत्ता, पंजाब में आम आदमी की सत्ता। आम आदमी पार्टी की सत्ता के तहत पुलिस अपने तौर पर काम कर रही है, बीजेपी की सत्ता के तहत पुलिस अपने तौर पर काम कर रही है। ठीक उसी तरह जैसे छत्तीसगढ़ की पुलिस अपने तौर पर काम कर रही थी, उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने तौर पर काम कर रही थी। तो 4 राज्य हो गए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, यह स्थिति। लेकिन इसमें और 2 राज्य जोड़िए। असम की पुलिस चलती है जिग्नेश मेवानी जो गुजरात में है उनको गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था। उस ट्वीट में इस बात का जिक्र था कि दरअसल प्रधानमंत्री जब अपने इलाके में आ रहे हैं तो वहां की परिस्थितियों को लेकर जिक्र था। एक कार्यकर्ता को बुरा लगा, उसने एफआईआर दर्ज कर दी और उसके बाद वहां की पुलिस निकल पड़ी गुजरात आकर गिरफ्तार करने के लिए। उसने गिरफ्तार किया जिग्नेश मेवानी जो गुजरात के विधायक हैं, लेकिन उनको उठा कर ले गई। गुजरात में भी बीजेपी की सरकार, तो वहां की पुलिस मानकर चल रही है कानून का पालन हो रहा है। और असम में भी बीजेपी की सरकार, तो वह तो कानून का पालन करते हुए पहुंचे थे। तो यानी 2 राज्यों में अगर एक ही पार्टी की सरकार है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 2 पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है तो फिर एक आपको बचाएगा, दूसरों आपको घेरे में ले लेगा। लेकिन एक सवाल यहां पर कोई भी पूछ सकता है कि वह पत्रकार या वह नेता या वह कार्यकर्ता या वो एक्टिविस्ट या वो विधायक जो निर्दलीय थे, जिग्नेश मेवानी अब तो मान लीजिए कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन एक फहरिस्त जब देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा है उसका क्या होगा? उसे कौन बचाएगा? या फिर बचाकर वह उसे अपनी धारा में शामिल कर लेगा, या फिर जो विरोध कर रहा है उसके काउंटर में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सक्रिय हो जाएगी। यानी कानून व्यवस्था इस देश में राजनीतिक सत्ता के आश्रय चलेगी। यहां पर अभिव्यक्ति का जिक्र भी किया जाए क्या? क्योंकि अभिव्यक्ति को लेकर एक सोशल मीडिया बड़ा रवानगी के साथ चलता है। हम इस मुद्दे पर आए उससे पहले इसे भी जोड़ लेते हैं
क्योंकि मोहम्मद जुबैर जो अल्ट न्यूज़ के साथ काम करते थे, उनको 2018 के एक ट्वीट पर गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और कोई पुलिस रोकने नहीं आई, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा, अगर वो हरियाणा में रहते तो बीजेपी की सरकार, अगर उत्तर प्रदेश में रहते तो यहां बीजेपी की सरकार, और दिल्ली की पुलिस तो केंद्र के अधीन काम करती है और दिल्ली की कोई अपनी पुलिस नहीं है जो केजरीवाल सरकार की पुलिस हो। तो केजरीवाल की सरकार अपने तौर पर हो सकता है विरोध करे, जो उसने पता नहीं विरोध किया या नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया दी या नहीं दी, लेकिन पुलिस उसके पास नहीं है। तो क्या होगा ऐसे में? उनकी गिरफ्तारी हो गई 2018 के ट्वीट पर। अब 2018 के ट्वीट में उन्होंने एक फिल्म किसी से ना कहना के एक हिस्से को ट्वीट कर दिया था। 2018 में उस ट्वीट को लेकर कुछ नहीं हुआ, 19 में कुछ नहीं हुआ, 20 में कुछ नहीं हुआ, 21 में कुछ नहीं हुआ, 22 में क्या हो गया एक झटके में, और उनकी गिरफ्तारी हो गई। धार्मिक भावनाओं को भड़काने को लेकर पहली गिरफ्तारी यही बताई गई। लेकिन जब बात आई कि दरअसल ये मामला बनता नहीं है, तो फिर उसके बाद अलग अलग पन्ने खुलने लगे, बताया जाने लगा, और मामला आते आते FCRA यानी जो विदेशी फंडिंग का मामला होता है उससे जुड़ा, उसके आर्टिकल 35 से जुड़ा, और उसके बाद वह अभी जेल में है। उनकी अलग अलग जगह पेशी हो रही है, धाराएं कई लग गई, 120 भी लग गया, FCRA का 35 भी लग गया। तो अब धार्मिक भावना वाला हिस्सा कहीं गायब हो गया जिसके तहत गिरफ्तारी हुई थी। तो यह कानून का एक दूसरा रूप निकल कर आया। यह एक पुलिसिया लोकतंत्र का एक परिभाषा अपने अनुकूल गढ़ने की एक नई सोच है ये। लेकिन बहरहाल सवाल यह है कि इसके ठीक समानांतर जो उस बात का जिक्र होता है, यह आपके जहन में कई सवाल आएंगे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आकर पुलिस गिरफ्तार कैसे कर सकती है। उससे पहले हमें लगता है कि इस अल्ट न्यूज़ और सोशल मीडिया का जिक्र यहां पर कर दें, क्योंकि अभी यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट तक में पहुंच गया है, जहां पर ट्विटर यह कहकर पहुंचा है कि दरअसल सरकार जो चाहती है यूजर्स पर पाबंदी लगाना या उनको ब्लॉक करना, यह दरअसल अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सीधे सीधे हमला है, जिसका हक उन्हें संविधान के जरिए मिला हुआ है। अब देखिए सरकार क्या कहती है। सरकार कहती है कि हमने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2001 बनाया, उसकी एक धारा है 69A। उस 69A के तहत अगर मंत्रालय जो IT मिनिस्ट्री है, अगर वो कहती है कि इस मामले के तहत इसको ब्लॉक कर दिया जाए तो ब्लॉक कर दिया जाए। कोई भी पूछेगा ये 69A है क्या चीज? दरअसल 69A में वही जिक्र है जो भारत के राष्ट्र प्रेम को लेकर ओतप्रोत होकर भारत की राजनीतिक सत्ता हर मामले को देखना चाहती है। जरा सुनिए उस 4 लाइन में, क्योंकि वह जो पूरा का पूरा कर्नाटक हाईकोर्ट में जो केस गया उसकी कॉपी भी हमारे पास है। सरकार 69A में कहती है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों या जनता के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित अगर कोई ट्वीट कर सकता है तो उसे ब्लॉक करने का आदेश वह दे सकती है। सही लग रहा है, इसमें कोई दुविधा होनी नहीं चाहिए कि वाकई भारत की संप्रभुता पर खतरा किसी ट्वीट से हो जाए, अखंडता पर खतरा हो जाए, भारत की रक्षा का सवाल हो, सुरक्षा का सवाल हो, विदेशी राज्यों के साथ संबंधों का सवाल हो, तो ऐसे में ऐसे ट्वीट को तो तुरंत क्या उस ट्वीट करने वाले को ब्लॉक कर देना चाहिए। सही बात है। अब इसका अगला हिस्सा आता है कि ब्लॉक करने का तरीका क्या होगा। तरीका बताया गया कि हम आपको नोटिस भेजेंगे, आप जवाब दीजिएगा, जवाब के लिए जो मीटिंग्स होती रहती है उसमें आप रेगुलर बैठक जो होती है उसमें जवाब दे दीजिएगा, और अगर सरकार सहमत नहीं हुई आपके तर्क से तो फिर ब्लॉक कर देंगे। अब अगर ब्लॉक करने का आदेश पूर्णता या आंशिक तौर पर आपने पालन नहीं किया तो मंत्रालय नोटिस देगा, पेनल्टी लगाएगा और सजा देगा, और सजा जो होती है वो 7 साल तक की जेल, यानी ट्विटर के अधिकारी को 7 साल तक जेल में डालने की परिस्थितियों में भारत सरकार खड़ी हो सकती है। खुले तौर पर इसका जिक्र किया गया। अब ट्विटर अपने तौर पर जब अदालत में पहुंचा हाईकोर्ट में, तो उसने कहा कि देखिए फरवरी 2021 में जो नया कानून IT का आया है उसमें इस रूप में चीज़ें रखी गई है कि ट्विटर के जो चीफ कॉम्प्लायंस अफसर होंगे व्यक्तिगत तौर पर वही ब्लॉगिंग ऑर्डर लागू ना करने के लिए जिम्मेदार होंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, यानी उन्हें जेल में भी डाला जा सकता है। उनकी चिंता जायज़, लेकिन यहीं से सवाल आया ऐसा मामला हुआ क्यों है और देश के भीतर में पुलिस सक्रिय क्यों है? राज्यों को फांदते हुए वे दूसरे राज्य में पहुंचकर गिरफ्तारी क्यों करती है? पहले तो अदालतें होती थी, पहले तो इस बात का जिक्र होता था कि उस राज्य की पुलिस या उस राज्य के भीतर
एक एफआईआर दर्ज हो जाती थी, जिससे वहां की पुलिस उनसे पूछताछ करती थी, लेकर आती थी, अदालत में पेश करती थी। उसी जगह पर अदालत में पेश करने के बाद उनको रिमांड पर पुलिस ले लेती थी, या अदालत कहती थी ये फालतू की एफआईआर है, जो भी होता था। लेकिन इस ट्वीट के दायरे में जब ट्विटर ने कुछ उदाहरण रखे हाईकोर्ट के सामने, उन्होंने बोला कि दरअसल 69A सही लिखा हुआ है, लेकिन जिन चीज़ों को ब्लॉक करने के लिए कह रही है वो राजनीतिक भाषणों से जुड़े हुए हैं। आप चाहते हैं उसको भी ब्लॉक कर दें, उसमें सरकार की आलोचना है उसको भी ब्लॉक कर दें, न्यूज़ कंटेंट से वो जुड़े हुए हैं उसको भी ब्लॉक कर दें। तो फिर ऐसे में तो बहुत साफ तौर पर है, अगर ये रोक लगा दी जाए तो प्लेटफॉर्म का जो इस्तेमाल करते हैं, यानी ट्विटर के प्लेटफॉर्म का जो भी इस्तेमाल करते हैं, उन नागरिकों की अभिव्यक्ति का आज़ादी का उल्लंघन तो नहीं होगा। ये ट्विटर ने अपने तौर पर सवाल किया। अब सवाल यह है कि इन सब के बीच जून 2022 में जो केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उसने ट्विटर को एक लेटर दिया था, और लेटर में बहुत साफ लिखा था कि अगर आपने ब्लॉग नहीं किया तो गंभीर परिणाम होंगे, अंतिम मौका आपको दे रहे हैं, और कंपनी के चीफ कॉम्प्लायंस अफसर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा। इसी के बाद ये बात आई कि वहां तक पहुंच जाया जाए और सारी चीजें रखी जाए। तो ट्विटर ने कहा कुछ ऐसे कंटेंट को ब्लॉक करने को कहा गया जो किसी खास इवेंट से ताल्लुक रखते हैं। फिर कुछ कंटेंट तो अप्रासंगिक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ब्लॉक करने का आदेश है। अब अप्रासंगिक जो कंटेंट हो चुका है उसके लिए हमको लगता है यहां पर अल्ट न्यूज़ के जुबैर के उस ट्वीट को भी आकलन करना चाहिए जो उन्होंने मार्च 2018 में फिल्म किसी से ना कहना की एक तस्वीर का जिक्र करते हुए कमेंट किया था। वो तस्वीर फिल्म में है, लेकिन 4 साल तक कुछ नहीं हुआ और 2022 में झटके में धार्मिक भावना आहत हो गई। अब यहां से अगला सवाल आता है कि क्या वाकई अकाउंट ब्लॉक करना एक जरूरत से ज़्यादा उठाया गया कदम है? तो यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो सरकार ने अपने तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट में जो तर्क दिए थे, उस तर्क के आश्रय अगर समझिएगा तो उन्होंने भी कहा था कि यह बिल्कुल जो संविधान के तहत मिले यूजर्स के अधिकारों का उल्लंघन होता है, और जिस तरीके से यूआरएल या अकाउंट ब्लॉक करने की वजह स्पष्ट अगर नहीं निकल कर आ रही है, केवल लिखा हुआ हो कि सेक्शन 69A के तहत यह सब किया गया, इसको हटा डालिए, तो इसके मतलब मायने क्या होंगे? अब यहां पर अगला सवाल आया, क्या इस देश के भीतर में वाकई ऐसी परिस्थिति आ गई है जहां पर सरकारों शब्द इसलिए क्योंकि एक सरकार मोदी सत्ता की, एक सरकार बीजेपी शासित राज्यों की, एक सरकार कांग्रेस शासित राज्यों की, एक सरकार ममता बनर्जी की, एक सरकार केजरीवाल की, एक सरकार किसी और दूसरे राज्य के नेता के हाथ में, एक सरकार किसी तीसरे नेता के हाथ में। इन सारी परिस्थितियों के बीच में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से कानून नहीं रेंग रहा है, कानून एक बराबर है। तो फिर ऐसा क्या है कि इस देश के भीतर में एक पॉलिटिकल पार्टी की पुलिस एक आरोपी के साथ खड़ी हो जाती है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उस आरोपी को आरोपी ना मानते हुए राजनीतिक तौर पर निशाना साधा जा रहा है उसके खिलाफ, उसको लेते हुए अपनी राजनीतिक गोटियां भी सेकती है। यानी 3 मैसेज बहुत साफ है, इस देश में या तो आप पॉलिटिकल हो जाइए, अन्यथा आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप राजनीतिक हो गए तो राजनीतिक तौर पर खुद को उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ ढालिए जो आपकी रक्षा कर सकता हो। तीसरी बात, रक्षा वही कर सकता है जिसकी राजनीतिक सत्ता देश के अधिकतर राज्यों में हो और उसकी ताकत केंद्र के साथ भी खड़ी हुई हो। बहुत चीजें साफ हो गई। अब यहां पर एक सवाल और आता है, जब इस पूरे कानून को लेकर हम लोग परखने की कोशिश करते हैं। जुबैर का केस यहां पर लेते हैं, क्योंकि जो तमाम राज्यों की सीमाएं फांदते हुए 6 राज्यों की पुलिस अलग अलग जगहों पर पहुंची, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से चीज़ें निकल कर आई। यह तो एक तरफ का मसला है, इसमें अदालतों का जिक्र हमने एक बार भी नहीं किया, क्योंकि अदालतों की तरफ से इस बारे में कुछ कहा ही नहीं गया। सिर्फ जानकारी दे दी गई कि किस अधिकार के तहत पुलिस किसे गिरफ्तार कर सकती है। इसमें जानकारी आई कि सीआरपीसी की धारा 41 कहती है कि पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार है। धारा 7881 कहती है कि पुलिस जिले से बाहर गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन नोटिस देना होगा और मजिस्ट्रेट से उसको वारंट लेना होगा। वहां पर नोटिस देना होगा, यहां अपने इलाके के मजिस्ट्रेट से वारंट जारी कराना होगा। सीआरपीसी की धारा 48 कहती है किसी भी राज्य में जाकर वो गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। धारा 79 कहती है इंटर स्टेट पुलिस द्वारा संबंधित अदालत से जारी वारंट के आधार पर ही गिरफ्तारी हो सकती है।
और ऐसे में होता है कि मैजिस्ट्रेट का वारंट जो होता है दूसरे राज्य के डीसीपी को आपको वारंट के साथ एक आग्रह लेटर भेजना पड़ता है कि हम आपके इलाके में, हमारी पुलिस जा रही है इसको गिरफ्तार करने के लिए। अब ये वारंट लेकर दूसरे राज्य में जो जिस इलाके में पहुंची वहां के थाने को जानकारी आपको देनी होगी, या नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने उस गिरफ्तारी के बाद उसको पेश किया जाएगा। वहीं की पुलिस होगी तो रिमांड पर लेगी, बाहर की पुलिस होगी तो ट्रांजिट रिमांड पर लेगी, वो अपने इलाके में जाकर फिर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। जब एक पूरी कानूनी शाखाएं हमारे यहाँ बनी हुई है जो एक वृक्ष के तौर पर भारत की डेमोक्रेसी को साधती है, तो उसमें अलग अलग राज्यों को लेकर अलग अलग नजरिया क्यों उभर गए, ये कोई भी सवाल पूछ सकता है। इसलिए आखिरी सवाल सबसे बड़ा ये हो चला है कि जब आप इस पूरे दायरे में आते हैं तो हम आपके सामने आखिरी सबसे बड़ा सवाल रखते हैं। भारत का लोकतंत्र पुलिसिया लोकतंत्र नहीं हुआ है। भारत का लोकतंत्र पुलिसिया लोकतंत्र से आगे निकलकर सत्ता का लोकतंत्र हो गया है। सत्ता अपने अनुकूल कुछ भी व्याख्या कर सकती है और उसको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो एफसीआरए का कानून है, जो अब आरोप लगाया गया है अल्ट न्यूज़ के जुबैर के ऊपर, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि विदेशी पैसा इन्होंने लिया, जानकारी नहीं दी। उसमें यह जानकारी निकल कर आई कि जो प्रावदा मीडिया फाउंडेशन है, जो गैर लाभकारी संस्था है जिसके जरिए अल्ट न्यूज़ चलता है, उस फाउंडेशन को पाकिस्तान से, सीरिया से, बहरीन से, यूएई से, कतर से, कई देशों से धन प्राप्त हुए, जो पुलिस का कहना है। लेकिन उनके वकील का कहना है, जो अल्ट न्यूज़ के वकील हैं, उनका दो तीन बातें बहुत साफ कहानी। एक तो कहा गया कि पैसा जुबैर ने नहीं लिया, पहली बात, वह संस्था के पास आया होगा जो प्रावदा मीडिया फाउंडेशन है। दूसरी बात कही गई, अगर मान लीजिए पैसा आ भी गया होगा जो अल्ट न्यूज़ के तहत है, तो इसमें कंपनी अधिनियम के तहत जो रजिस्टर होती है, फैक्ट चेक वेबसाइट जो है, वो विदेशी धन प्राप्त कर सकती है, इसमें क्या दिक्कत है। तब इसमें तीसरा सवाल शुरू हुआ कि ऐसे में धार्मिक भावनाओं से निकलते निकलते अगर आप एफसीआरए तक पहुंच गए हैं, तो आखिरी बात, इस देश में पॉलिटिकल फंडिंग जो होती है, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए होती है, उसका पैसा अगर विदेशी तरीके से भारत के भीतर आ रहा है और राजनीतिक दलों को मिल रहा है, क्योंकि इस दौर में लगभग 9,000 करोड़ के लगभग में इलेक्ट्रल बॉन्ड बिक चुके हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसे आ गए, उसमें भी सबसे ज़्यादा पैसा बीजेपी के पास गया है, जो एडीआर की पूरी रिपोर्ट कहती है। अब सवाल यह है कि जब इलेक्ट्रल बॉन्ड आ रहा था तो उस समय इलेक्शन कमीशन ने एक बात कही थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को चुनाव आयोग को इसके जांच के दायरे से बाहर कर दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने तब कहा था कि अब अगर आप हमें जांच के दायरे से बाहर कर देंगे तो ये पता ही नहीं चल पाएगा कि कोई राजनीतिक दल सरकारी कंपनियों से विदेशी स्रोत से चंदा ले रही है या नहीं ले रही है। इससे धारा 29B के तहत रोक लगाई गई है जो, और इसके साथ साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वह भी कमजोर हो जाएगा, यह इलेक्शन कमीशन जिक्र कर रही है। यानी चिंता मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर नहीं है, चिंता है कि वो पैसा किसके पास जा रहा है। चिंता इस बात को लेकर नहीं है कि कानून अपना कैसे काम कर रहा है, चिंता इस बात को लेकर है कि कानून राजनीतिक सत्ता के अनुकूल और विरोधियों को परास्त करने के लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और यह स्थिति और यह मानसिकता देश के भीतर में बनते बनते अलग अलग राज्यों की पुलिस तक जाकर पहुंच गई है। तो पुलिसिया लोकतंत्र का ये ऐसा चेहरा है जिसके दायरे में लगता ऐसा ही है कि हर नागरिक को इस देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ जाना चाहिए, या फिर राजनीतिक सत्ता जिसके पास है सभी कहें कि हम आप ही के सदस्य हैं, और उसका चिन्ह लेकर गले में पट्टा लगाकर वह घूमना शुरू कर दें, जिससे उन पर कोई आंच नहीं आए। यानी अदालतें कहां हैं, कानून को लागू कराने के लिए प्रशासन पुलिस कहां है, इस पर चिंता नहीं करें, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अपने तौर पर अपने तरीके से काम करेगी। और एक दूसरे को दायरे में लेने के लिए ईडी का काम इस दौर में जो होता रहा, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आप नाम ले लीजिए, उसके जो प्रमुख नेता होंगे वो ईडी के दायरे में, चाहे कांग्रेस हो,
चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र जैसे करेंगे उसके जो टॉप मोस्ट नेता हैं वो ईडी के दायरे में होंगे। उसके बाद की कैटेगरी आई जो जांच और करप्शन और बाकी चीजों के दायरे में, सीबीआई उसकी जांच अपने तौर पर कर रही है। और तत्काल में जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी है वो देश के किसी भी कोने के, किसी भी राज्य के किसी भी जिले में, किसी भी कोने में हो, हमारी पुलिस पहुंच जाएगी। और पहुंचने के लिए एक एफआईआर की जरूरत तो है ही, और उस एफआईआर के साथ उस इलाके के मजिस्ट्रेट से हमको वारंट ही तो जारी करवाना है। इसमें क्या दिक्कत है? ये कोई बहुत दिक्कत नहीं है। वो असम के लिए दिक्कत नहीं है, पंजाब के लिए दिक्कत नहीं है, छत्तीसगढ़ के लिए दिक्कत नहीं है, राजस्थान के लिए दिक्कत नहीं है, किसी के लिए दिक्कत नहीं है। हर जगहों पर इसी तरीके से, इसी एस्पेक्ट से अगर पुलिस का इस्तेमाल इस देश में राजनीतिक सत्ताएं कर रही हैं तो लोकतंत्र पर पहरा कौन दे रहा है और किसके पहरे तले लोकतंत्र सांस ले रहा है, यह कोई समझे और समझाने की बात नहीं है। सब कुछ खुली आंखों से आप देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।